हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं टॉपिक बता देती हूँ आपको, उपन्यास। ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हमने आदिकाल से शुरुआत की थी और ऐसे क्रमबद्ध चलते हुए हम उपन्यास में आ गए हैं। और आज की वीडियो आपने देख ली होगी, कितनी लंबी रहने वाली है और ऐसे प्रश्न रहने वाले हैं कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। या तो वो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। अब आपके सवाल में मन में एक सवाल और उठता रहता है, ये कि ये किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखो बच्चों, चाहे आप किसी राज्य की परीक्षा दे रहे हो, चाहे केंद्र की परीक्षा दे रहे हो, सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहने का अभिप्राय, चाहे KVS हो, चाहे NVS, DBB, हरियाणा HPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए वीडियो कॉमन रहने वाली है। ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नों को देखकर ही आपको अनुमान हो जाएगा, क्योंकि आपने परीक्षाएं दी हैं और तभी आप आगे की परीक्षा दे रहे हो, तो प्रश्न को देखकर ही पता चल जाता है कि इस प्रश्न में कितना दम है। तो देखिए पहला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है। तो यहाँ आपसे समय पूछा गया है। ठीक है। प्रकाशन वर्ष है तो ये रहेगा 1882। और ये क्या है, यहाँ से आपके मैं कहती हूँ कि 4 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न ये बनेगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो आप कहेंगे परीक्षा गुरु। ठीक है। और फिर इसके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। और इसको प्रथम किसने माना है, तो ये जैसा आप सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने माना है। देखिए बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करूँ। परीक्षा आपकी नज़दीक है, लेकिन वहीं एक्सप्लेन करूँगी जहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। ठीक है। और बाकी ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी। कहने को तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन बताने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि परीक्षा आपके सर पर आ चुकी है और मैं चाहती हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करवाऊँ। आप प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। अनुक्रम आप सभी जानते हैं कि जैसे पहला कौन सा, फिर उसके बाद ये लगाना है। तो बच्चों, पहले आएगा भाग्यवती। भाग्यवती का समय है 1877। ठीक है, 1877। इसके बाद है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का आपने 1882, ये 1877 है, ये 1882 है। और बच्चों आगे है नूतन ब्रह्मचारी, ये 1886 है। ठीक है। और सौभाग्यश्री 1890 है। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि मैम, जब ये इसका प्रकाशन काल ये है तो फिर इसको ये पहले आया तो इसको पहले क्यों माना गया। तो देखो बच्चों, जो हमारे किसी जैसे हम कहानी लिखते हैं, कुछ नियम होते हैं, लिखते हैं, इस प्रकार से कुछ नियम होते हैं। तो इनकी जो ये सारी जो शर्तें हैं, जो नियम जो इसमें लागू हुए हैं, तो ये परीक्षा गुरु में हुए हैं। और परीक्षा गुरु बहुत अच्छा उपन्यास है, इसमें काफ़ी जो सीख दी गई है, ये मैं कभी अभी टाइम नहीं फिर बताऊंगी कभी आपको। बाकी कुछ बच्चों ने इसे पढ़ा भी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है। तो देखो बच्चों, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दोगे। ठीक है। अभी मैं पहले थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तब तक आप लिख लेना। अब क्या है, ये जो इसका जवाब जो बच्चा देगा, तो इसका मतलब उसने गहराई से पढ़ा है। क्यों पढ़ा है, क्योंकि जो तुक्का लगाएगा तो वो यहाँ गिरने वाला है। अभी तक मैंने आपको बताया था, वैसे मैंने आपको हिंट दे भी दी है कि 1882 में लाला श्रीनिवास दास लिखा गया था। ठीक है। और लाला श्रीनिवास दास का लिखा गया था परीक्षा गुरु। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास लेखक का नाम है, परीक्षा गुरु उपन्यास का नाम है। किसने माना है इसको, रामचंद्र शुक्ल ने माना है प्रथम। कब, 1882। तो इस प्रकार से इसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनते मैंने आपको बता दिए। अब इसका उत्तर आपको देखना कि प्रथम प्रतिष्ठित
उपन्यासकार प्रतिष्ठित का मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ हो, यानी जिसे प्रतिष्ठा हो, भी बहुत अच्छा जो लिखता हो। तो इसमें माना गया है किशोरी लाल गोस्वामी को। और ये दोनों ही प्रश्न IMP लगा लेना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ महत्वपूर्ण है, वैसे सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जहाँ लग रहा है कि ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा, तो वो मैं आपको सचेत करती हुई चलूँगी। और बच्चों इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रही है, इसलिए मैं आपके समय पर वीडियो नहीं ला पाई। लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगी आपको क्रमबद्ध, और उतना तो मैंने आपका 2 दिन का समय लिया है, तो अब मैं ये करूंगी आपके लिए मैराथन वीडियो बना दूंगी, ताकि जो आपके 20-40 प्रश्न एक्स्ट्रा करवा दूंगी। ठीक है। रचना, तिथि, विषय वस्तु, तो यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है देखने में, तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, फिर मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुन लेना आप। रचना, तिथि, विषय वस्तु, नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा है। अभी हमने इस पर चर्चा की थी कि जैसे रचना है, तिथि है, नवीनता, औपन्यासिक, ये जो नियम है, इनमें सबसे प्रतिष्ठित, एक बार फिर से सुनिए, रचना, तिथि, विषय वस्तु, नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास माना गया है। तो देखो बच्चों, इसका रहेगा भाग्यवती। ठीक है, इसका उत्तर रहेगा भाग्यवती। फिर भी एक बार आप इसे एक्सप्लेन करके, मतलब आपकी क्या राय है बता देना। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर दोनों क्योंकि था ना, जिसमें नवीनता हो, मौलिकता हो, वैसे प्रथम उसको माना गया है, लेकिन नवीनता उपन्यासिक की दृष्टि से यही रहेगा, क्योंकि इसको भाग्यवती, चलो जो भी है आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में आपके अनुसार क्या है, मैं एक बार इसको कन्फर्म करके बता दूँगी। मुझे तो यही इसका उत्तर लग रहा है। ठीक है। भारतेंदु कृतपूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना। देखिए बच्चों, यहाँ आप थोड़ा सचेत होके पढ़े, क्योंकि देखो हर विद्वानों ने, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, किसी ने किसी को माना है, किसी ने किसी को माना है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार, अलग अलग आलोचकों के अनुसार अलग अलग को माना गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि सभी को मिलाकर कई, जैसे वास्तविकता में जैसे आपने छायावादी का पढ़ा है कि किसने, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है प्रवर्तक, और नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को माना है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद विलासचंद्र जोशी ने माना। तो अलग अलग इसी प्रकार से यहाँ भी प्रश्न बनते हैं कि पहला किस, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग को माना है। अब यहाँ ध्यान देंगे, भारतेंदु कृत का मतलब होता है भारतेंदु द्वारा रचा गया यानी लिखा गया, जिसमें है पूर्ण प्रकाश है आपका, और चंद्र प्रभा है को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है। तो बच्चों, आज पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कृष्णलाल शिवनारायण श्रीवास्तव। तो बच्चों, इसका उत्तर रहेगा आपका पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा का हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है, किसके अनुसार, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और इसके लेखक, ये हो सकता है कि प्रश्न ये बन जाए, इसके लेखक का क्या नाम है, ये किसने लिखा है। तो आप यहाँ से सचेत रहेंगे, ये लिखा है तो भारतेंदु ने, जिसमें पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, लेकिन इसको पहला किसने माना है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पहला माना है। यहाँ असुम्मिलित करेंगे। देखो बच्चों, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, कहीं आपको ये लगे मैं निशान लगा कर लेके आई, इसको मैं उनको आता नहीं होगा। जब मैं तैयारी करती थी तो मैंने ये निशान लगा दिए थे, लेकिन मुझे ये लगा कि ये प्रश्न बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, क्योंकि मैंने भी परीक्षाएं दी, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, मुझे लग रहा है ये करवाना ज़रूरी है। तो ये ना सोचिए आपको तो प्रैक्टिस करनी है, आप इनके तरफ ध्यान न दें। वैसे मैंने इनको कोशिश की है कि आपका ध्यान ना पड़े मिटाने की। धूर्त रसिक लाल रहेगा लज्जाराम मेहता का। एक मिनट, ये देखो यहाँ धूर्त रसिक लाल लज्जाराम मेहता का, और फिर उसके बाद है किशोरी लाल गोस्वामी। एक मिनट भाई, थोड़ा सा आगे पीछे करने में थोड़ी, धूर्त रसिक लाल रहेंगे आपका लज्जाराम मेहता का। लवंग लता का है किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद है अधकिला फूल है हरिओद का। चंद्रकांता है देवकीनंदन खत्री का।
तो बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। धूर्त रसिकलाल लज्जाराम मेहता का, और मैं भाई इसको बाद में आपको ट्रिक भी बताऊंगी। धूर्त रसिकलाल रहेगा आपका लज्जाराम मेहता का। उसके बाद है लवंगलता रहेगा आपका किशोरीलाल गोस्वामी का। फिर है अधखिला फूल रहेगा आपका हरिओद का। चंद्रकांता रहेगा देवकीनंदन खत्री का। अब आप देखेंगे, ध्यान देंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। धूर्त रसिकलाल, जैसे कोई धूर्त, मान लो जी कि कोई छल कपट धूर्त किस्म का इंसान हो, तो आप किसी ने कोई ऐसा दुराचार कर दिया उस समाज में, तो आप कहते हैं तो इसको लज्जा नहीं आती, धूर्त है ये इंसान, इसको लज्जा नहीं देती, ऐसे तो आप याद रखेंगे लज्जाराम मेहता। लवंग लता, अब लवंग लता, लता क्या होती है? जैसे कोई लता है, जैसे कई बार लेखक है जैसे प्रकृति में नारी का चित्रण करता है, तो लता को एक किशोरी, एक नवयुवती के समान बताते हैं कि ये लता है, नवयुवती जैसी लग रही है। तो इसी प्रकार आपको एक्सप्लेन, लता है किशोरी जैसी लग रही है, किशोरीलाल गोस्वामी। अधखिला फूल हरिओद, अधखिला फूल हरिओद, ये जो आप ट्रिक अपने तरफ से बना। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, अब देखो जब बचपन में थे तो चंद्रकांता आती थी, ठीक है, तो आप उसमें क्या है कि आपको एक्सप्लेन ऐसे सोचना है कि तुम्हें देवकी का रोल आता था। देवकी कौन थी? ये जो देवकी थी श्री कृष्ण की माता थी, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, ये थोड़ी आध्यात्मिक या यानी पौराणिक घटनाओं से जुड़े हैं, तो ये भी पौराणिक घटनाओं से के पात्र है, ये भी पौराणिक है, तो इसे आप ऐसे जोड़ करके याद कर सकते हैं। धूर्त रसिकलाल लज्जाराम मेहता, लवंगलता किशोरीलाल गोस्वामी, अधखिला फूल हरिओद, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है वो वीडियो में बोर हो जाएंगे, ठीक है। वैसे जिसकी तैयारी नहीं है तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, वीडियो को रोक कर कर सकते हैं, या फिर 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, एक बार में याद नहीं हो रहा तो। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? गोपाल राम गहरी, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम मेहता, श्रद्धाराम फुलोरी। तो ये बच्चों स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, मान लीजिए इसका मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ये ट्रिक है मेरी, ये सोचो कि आप ये क्या बता रही है मैम, इसका इन ट्रिकों से ऐसे वास्तविकता से कई बार लेना देना नहीं होता है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, इसमें क्या है कि जैसे किसी एक लड़की है जो स्वतंत्र रमा है और एक है लक्ष्मी है, एक रमा है एक लक्ष्मी है, तो ये कि रमा को तो बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ रखा है, और परतंत्र किसको, मतलब गुलाम किसको बना रखा? लक्ष्मी ने। तो की लज्जा नहीं आती, या फिर ऐसा नहीं लज्जा नहीं आती ऐसे करते हुए, या आप ऐसे समझ ले कि परतंत्र लक्ष्मी की क्या है, सभी गुलाम हैं, लोग लज्जा भी नहीं करते हैं लक्ष्मी के बल पर ही नहीं। लक्ष्मी का मतलब धन संपदा से, कि इनको इसके प्रति कोई घृणित कार्य कर देते हैं, उनको लज्जा नहीं आती। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। और वैसे कहानी भी यही है कि रमा एक जो नवयुग नारी है वो आधुनिक युग की सोच रखती है। परतंत्र लक्ष्मी क्या है, वो थोड़ी सी सामाजिक पुरानी परंपराओं को मानने वाली है। इस कहानी में, इस उपन्यास में भी ऐसा ही कुछ दे रखा है। विनायक किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी, चंद्रकांता, परीक्षा, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी विनायक, विनायक का मतलब होता है जैसे आपने श्री गणेश को विनायक बोलते हैं, जैसे कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम विनायक की पूजा करते हैं, तो उसी तरह से जैसे ब्रह्मचारी, नूतन का मतलब होता है नया। जैसे हम कोई पूजा पाठ करते हैं, जो छोटे बच्चे नहीं होते, जो छोटे लड़के होते हैं, तो उनको ब्रह्मचारी बोल देते हैं कि नया ब्रह्मचारी। तो वो भी क्या करते हैं, उनसे भी कई बार हम नवरात्रे वगैरह ये करते हैं, तो उसमें भी हम ब्रह्मचारी की पूजा करते हैं। तो विनायक किस उपन्यास का पात्र है? नूतन ब्रह्मचारी। विनायक नूतन ब्रह्मचारी। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास, आख्यायिका शैली का श्यामा सौपन, परीक्षा गुरु, अधखिला फूल, चंद्रकांत। तो आख्यायिका शैली का बच्चों है श्यामा सौपन। देखो हर चीज़ में प्रथम जो आ जाती है, जो चीज़ों पर अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़े, अच्छी प्रकार से तैयारी कर ले, आपकी परीक्षा में प्रश्न कोई ना कोई देखने को जरूर मिलेगा। गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है देवबाला है, निशाई हिंदू है, रहस्य कथा है, माँ है। तो बच्चों गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है निशाई हिंदू। अब देखो गोवध का मतलब होता है जैसे गाय की हत्या कर देना, गाय को मार देना। तो अब जब हिंदू के सामने गाय की हत्या हो जा रही है तो कहीं ना कहीं वो निशाय है, यानी उनको सहारा नहीं है, बेबस है। तो निशाय हिंदू इसके ठीक इसका उत्तर रहेगा।
हिंदी में तिलिस्मी ARE उपन्यासों के प्रवर्तक बहुत बार परीक्षा में पूछा है, IMP लगा लेंगे। तो इसमें बच्चों है गोपाल राम गहरी, दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, सरदाराम फुलोरी। तो इसके रहेंगे देवकी नंदन खत्री। तिलिस्मी ARE उपन्यासों के प्रवर्तक मानने वाले कौन है? देवकी नंदन खत्री। आगे बढ़ते हैं। वर्त पुराण उपन्यास युग 1882 से 1918 के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है? भाई ये समय दिया गया 1882-1918 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है? राधाचरण गोस्वामी। तो बच्चों बाहर काम चला हुआ है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है वीडियो बनाते हुए, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको चाहिए कि आपको तैयारी अच्छी प्रकार से हो तो आप चैनल इस पे वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। उपन्यास का जनक युग कौन? भारतेंदु युग से, यानी उपन्यास का जनक युग, उपन्यास की शुरुआत किस युग से हुई है? तो ऐसा आप सभी जानते हैं, भारतेंदु युग से उपन्यास की शुरुआत हुई है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास जासूसी उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता स्तंती, कटोरा भर खून, भूतनाथ। तो देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास है कटोरा भर खून। तो ये जासूसी उपन्यासकार है, तिलिस्मी उपन्यासकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य तैयार कर लेंगे। देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? भाई जो देवकी नंदन खत्री का है जो उपन्यास है अपूर्ण है, ये अपूर्ण बार बार परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, ऐसे आप अवश्य याद करेंगे। तो अमृत राय है, गहमरी है, निर्मल खत्री है, तो दुर्गा प्रसाद देवकी नंदन खत्री है, इनके जो है दुर्गा प्रसाद खत्री ने इसे पूरा किया। क्या नाम है उपन्यास का? भूतनाथ है। और ये क्या है? अपूर्ण, यानी अधूरा है, और इसने इसको पूरा किया है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना गया है? गोपाल राम गहरी, देवकी नंदन खत्री, ब्रजनंदन सहाय, लज्जाराम मेहता। तो बच्चों जासूसी उपन्यासों को प्रश्न नंबर 17 है, उपन्यास का नायक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? चंद्रकांता, यहाँ चंद्रकांता उपन्यास का नायक पूछा गया है। ये नायक नायिका ये भी जो प्रमुख पात्र है, उपन्यास सोची कहानी, इसे भी आप तैयार करेंगे, ये पूछ लिए जाते हैं। नरेंद्र, वीरेंद्र सिंह, जगन्नाथ, कुर सिंह। तो वीरेंद्र सिंह इसका सही आंसर रहेगा। तिलिस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक हैं। तिलिस्मी उपन्यास रोहतास मठ। अब प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है बच्चों कि रोहतास मठ उपन्यास है, ये तिलिस्मी है, अयासी है, इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तिलिस्मी उपन्यास है रोहतास मठ, और इसके लेखक का नाम है दुर्गा प्रसाद खत्री। दुर्गा प्रसाद खत्री इनके लेखक का नाम रहेगा। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? जो हिंदी में है, यानी हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? पहली बात तो ये कि आप यहाँ से ऐतिहासिक को आप शुद्ध देखेंगे, व्याकरण में कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, इसमें इक प्रत्यय लगा है, इसमें इतिहास में इक प्रत्यय लगा है, और जब ई और मी मिलेंगे तो ए हो जाएगा, ई और ए के मिलान से ए हो जाता है, यानी प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली अंग्रेजी के ऐतिहासिक उपन्यासों, संस्कृति के ऐतिहासिक लोक कथाओं से, बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से ऐतिहासिक उपन्यास की प्रेरणा मिलती है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास का परंपरा का जन्मदाता कौन है? तो भाई इसमें है हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास, यानी अब तक पूछा गया है कि कहाँ से मिली है, तो बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यास। अब पूछा गया है लेखक का नाम। तो बच्चों जो ऐतिहासिक उपन्यास की जो लिखने की जो शुरुआत की है वो किशोरीलाल गोस्वामी ने की है। आप यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे विशेषकर, तो बच्चों कहीं एक तो जो लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी और एक है किशोरीलाल गुप्त यहाँ नहीं दिया, लेकिन कई बार दोनों ऑप्शन इकट्ठे दे दिए जाते हैं जहाँ पर आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो। तो भाई नाम एक जैसे हैं तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे किशोरीलाल गोस्वामी है जिन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों की शुरुआत की थी। अब आगे बढ़ते हैं।
किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? प्रश्न समझने की कोशिश करें कि जो किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं उनके अधिकांश कथानक मतलब जो घटनाएं, कथानक यानी जो पात्र हैं वो कहाँ से लिए? बौद्ध काल से, वैदिक काल से, मुस्लिम काल से। कथानक जो घटनाएं हैं यानी जिसके इर्द गिर्द जो कहानी लिखी जाती है तो मुस्लिम काल से लिए गए हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक मुस्लिम काल से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि निशान लगे हुए हैं, मैंने साफ करने की कोशिश की है, लेकिन आपको ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इनको ले आई हूँ। निर्मला का आप समय देखो, ध्यान देंगे, जयशंकर प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद है, इनके उपन्यासों के या इनकी जो है रचनाओं के बहुत बार क्रम पूछा जाता है, इनके सन पूछे जाते। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे सन रटो, हाँ नेट में आपको रचने की आवश्यकता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी वाले जो मुख्य हैं उन्हीं को याद करेंगे, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। तो निर्मला का रहेगा बच्चों 1927, यानी आप याद रखेंगे निर्मला जो है ये एक मिनट 22 का आपका रहेगा, निर्मला नहीं सेवा सदन है, सेवा सदन का आपका समय रहेगा 1918, ठीक है। तो 1918। प्रेमाश्रम का आपका रहेगा 1921, प्रेमाश्रम का रहेगा 1921। रंगभूमि का 1925 और कायाकल्प का रहेगा 1926। अब मैं कंफ्यूज में खुद इसलिए क्योंकि बाहर काम चला, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ खटखट की आवाज़ आ रही है तो मेरा भी ध्यान बार बार से हट रहा है, लेकिन आप एकाग्रता अपनी बनाए रखें। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1921 और रंगभूमि 1925 और कायाकल्प 1926। तो सेवा सदन का आप याद रखेंगे ये ट्रिक के द्वारा कि देखो सेवा करने की उम्र हमारी 18 साल की हो जाती है, यानी 18 साल के हम क्या है एक वयस्क बन जाते हैं, बच्चे नहीं रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, हमें वोट डालने का अधिकार भी मिल जाता है। प्रेमाश्रम भाई जब हम थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं सभी के साथ प्रेम भाव से रहो, शर्म करो, मतलब कि 21 साल की उम्र ऐसी होती है जो हम अपने प्रेम भाव से अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं। रंगभूमि 25 साल, रंगभूमि 25 साल भैया हमें जब रण में लगा लिया, अब रंग को आप रण पढ़ लेना, रणभूमि में लड़ने की उम्र हमारी 25 साल की हो जाती है। और कायाकल्प 26 के हमारी पूरी मतलब कि ये होती है कि हमारी ज़िंदगी के जो कायाकल्प होते हैं 26 में बदल जाते हैं। तो जो भी आपकी ट्रिक बन रही है उसे आप याद करेंगे। निर्मला का 1927, ठीक है 27 रहेगा, याद रखेंगे। गबन का 1931 और क्रमभूमि 1932 और गोदान 1936। ये कई बार पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद का वो उपन्यास कौन सा है जो अंतिम है। तो बच्चों आप याद रखेंगे अंतिम उपन्यास गोदान है, इसे 1936 में पूरा किया गया था और 1936 से गोदान लिखने के बाद प्रेमचंद की मृत्यु भी हो जाती है। तो इनके मंगलसूत्र जो रचना अधूरी है, ठीक है, ये भी आप अधूरी पूछ ली जाती, सारे आएंगे क्रमबद्ध रूप से, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। निर्मला 1927, गबन 1931, क्रमभूमि 1932 और गोदान 1936। आगे चलते हैं, ये आ ही गया अभी। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र, और ये कई बार आगे है, इसको मैं एक्सप्लेन आगे कर दूंगी। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, बच्चों आप इसे ध्यान से याद करेंगे। रूठी रानी है, बड़ा ही ऐतिहासिक, और ये इनका ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो प्रथम उपन्यास है, ऐतिहासिक। कहने का प्राय है कि एक राजा होता है, छोटी सी कहानी बता देती हूँ ताकि आपको मतलब कि समझ शक्ति के लिए, ऐसा नहीं कि मैं आपका समय खराब करना चाहती, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके मन में वो कहानी याद आ जाए, पेपर में ये भूल जाओ। तो ये राजा एक युद्ध लड़ता है जिसमें युद्ध से तो जीत जाता है लेकिन उसकी रानी रूठी होती है। लाख कोशिशों के बाद वो युद्ध जीत जाता है लेकिन अपनी रानी को नहीं मना पाता है, तो रानी उसे रूठी ही रहती है और मतलब कि उनका बिछड़ा हो जाता है। तो ये कहने का अभिप्राय है कि इसका नाम ही उपन्यास का रूठी रानी, अपनी रानी को नहीं मना पाता है, युद्ध जीत लेता है लेकिन रानी को मना नहीं पाता है, बस इतनी सी आप याद रखेंगे।
प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद को सम्मिलित कर दिए। मतलब कि जो पहले उर्दू के हैं, बाद में जो इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, बाद में हिंदी में अनुवाद किया, ये उर्दू के हैं। तो ये कई बार परीक्षा में आता है कि इनका बताइए उर्दू से हिंदी में किस नाम से लिखा गया या अनुवाद किया गया। तो बाजार उष्ण आप याद रखेंगे, सेवा सदन, बाजार उष्ण आप सेवा सदन, ये थोड़ी बहुत ट्रिक बताऊंगी, इनका आप याद रखें। गोसीय आफियत रहेगा प्रेमाश्रम, गोसीय आफत प्रेमाश्रम। जज्बे इशार रहेगा, जज्बे इशार वरदान। और चौगाने हस्ती रहेगा आपका रंगभूमि। एक बार फिर से सुन लीजिए, बाजार उष्ण सेवा सदन, गोसीय आफियत प्रेमाश्रम और जज्बे इशार वरदान, चौगाने हस्ती रंगभूमि। तो एक बार देखना, देखो बाजार उष्ण, बाजार में क्या है, मतलब सभी लोग एक तरह से सेवा, जैसे कोई सब्जी बेचता है, कोई काम, तो एक तरह से वो सेवा ही करते हैं, यानी कहीं ना कहीं श्रम करते हैं, तो सेवा सदन रहेगा। और गोशी आफत मतलब आफत प्रेमाश्रम, भाई हम कितना ही संसार में प्रेम कर लिया, हमारी जान में आफत, यानी कोई ना कोई रूठा रहता है, जैसे प्रेमचंद में की रूठी जानी, तो रूठा रहता है। जज्बे इशार, हम अपने जज्बे से अपने वरदान को भी बदल सकते हैं। मान लीजिए हमने ठान लिया कि हमें ये पेपर क्वालिफाइड करना ही करना है, पास करना है, तो हमारे अंदर एक जज्बा होता है और फिर हम उसे वरदान से एक वर लेकर उसे प्राप्त कर लेते हैं। चौगाने अस्थि, चौगाने अस्थि यानी चौगान को, चौगाने अस्थि को आप चौगान में पढ़ेंगे। चौगान होता है जो चार राहों का समूह होता है, जैसे द्विगु समास होता है, चार राहों का समूह होता है। तो उसमें क्या है, अब रंगभूमि, अब रणभूमि, अब मैंने कहा ना कि रंगभूमि पढ़े, तो वहाँ युद्ध रंगभूमि के रंग दिखाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो भी जिस तरह से याद होता है, जरूरी नहीं आप मेरी ही ट्रिक अपनाओ, अपने मन से भी आप याद कर सकते हैं। बस हमें तो परीक्षा में नंबर मिलने चाहिए और हमारा सिलेक्शन निश्चित होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास है। भाई जिसकी जो भारतीय ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं हैं, विषमताएं हैं, तो वो उपन्यास इनका कौन सा है, तो प्रेम आश्रम है। ठीक है, रूठी रानी से तो आप अभी पता ही चल गया, रूठी रानी तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्रेम आश्रम में ग्रामीण जीवन की विषमताओं का चित्रित किया गया है, केंद्रित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है। भाई देखो, जब हम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, एमए कर रहे थे, तो उसमें एमए के सिलेबस में ये था, उसमें रंगभूमि में सूरदास है, रंगभूमि में क्या है, सूरदास है। ठीक है, प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास कौन सा है, गोदान है, जो 1936 में लिखा गया था और इसे लिखने के बाद प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास, ये प्रौढ़तम है, अपूर्ण है, प्रथम है। तो बच्चों ये आप अवश्य ध्यान से याद करेंगे। बहुत एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन प्रश्न मैं बहुत ज़्यादा लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न सोल्व करवा सकूँ। वैसे इतने एक्सप्लेन इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, जहाँ आवश्यकता है वहाँ मैं कर दूँगी। ठीक है, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है। देखो बार बार पात्र आ रहे हैं, युग किसका है, तो सूरदास। अब रंगभूमि का सूरदास था, अब अमरकांत किसका है, कर्म भूमि का। भी हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम क्या है, अमर हो जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अमर भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ट्रिक से आप याद कर रखेंगे। काल क्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम, तो इसमें माँ है, गोदान है, वैशाली की नगर वधु है, मृगनयनी है। तो एक बार देख लिए, माँ 1929 रहेगा, गोदान का है आपको पता ही है 1936, और इसके वैशाली की नगर वधु बच्चों रहेगा आपका 1948 और मृगनयनी 1950। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, माँ 1929, माँ हमारी कितने 29 साल की हो गई है। गोदान 36 में लिखा गया, अब 36 की उम्र में हम गोदान करते हैं, गो मतलब गौ का दान। वैशाली की नगर वधु होगा 1948 और मृगनयनी 1950। अब देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप याद करेंगे। तो 32 बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963 और अनाम दास का पोथा 1976। और इस प्रकार से आपका उत्तर ये रहेगा। ठीक है, 33 का इसका रहेगा बच्चों, 33 का ए रहेगा प्रेम पथ 1926, राम रहीम रहेंगे 1936, प्रेम पथ 26, राम रहीम 36, इनमें 10-10 साल का अंतराल है। और वैम रक्षाम 1955, भूले बिसरे चित्र 1959। ठीक है,
भूले भी भाई हमारे 59 साल की उम्र हमारी हो जाती है तो हम क्या है कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है, तो भूले बिसरे चित्र ही बनाएंगे। फिर 74 का ये फिर 34 का फिर कालक्रम की दृष्टि से पूछा गया है। तो 34 का बच्चों रहेगा बी, चित्र लेखा रहेगा आपका। 34 का माफ कीजिए भाई 34 का बी आएगा, बी आएगा। इसका कंकाल 1929, चांदनी चांदनी रात 1930 और चित्रलेखा 1934, निरुपमा 1936। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, कंकाल 1929, चांदनी रात 1930 और चित्रलेखा 1934, निरुपमा 1936। तो ये आप चलो ये तो थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, इतना तो गहराई से खैर नहीं भी पूछा जाएगा टीजीटीवी, लेकिन नेट वाले बच्चे इसको याद कर लेंगे। परख आपका ये रही परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी, ये जैनेन्द्र के उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैनेन्द्र का देखिए परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी, परख का 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937 और कल्याणी 1929। ठीक है। फिर पूछा गया है कालक्रम की दृष्टि से, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, सुखदा 1952, विवर्त 1953, सुखदा 1952, विवर्त 1953, जयवर्धन 1956 और मुक्तिबोध 1965। तो इस प्रकार से देहाती दुनिया किस विधा की रचना, उपन्यास देहाती दुनिया है, ये शिव पूजन सहाय का उपन्यास आगे दिया गया है। देहाती दुनिया क्या है, देहाती दुनिया उपन्यास है और ये किस लेखक का है, शिव पूजन सहाय का है। ठीक है। अब ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग समावधि। तो बच्चों 1918 से 1936 तक उन्होंने उपन्यास लिखे थे, जो है प्रेमचंद के 1918-1936। ठीक है। अंतर्जातीय विवाह की समस्याओं को उद्घाटित करने वाला उपन्यास, अंतर्जातीय विवाह की समस्या भिखारिणी में है, अंतर्जातीय विवाह की समस्या दिखाई गई है भिखारिणी उपन्यास में। प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, इसे ध्यान से सुनेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था, डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने। ठीक है। और ग्रामीण का किया था अमरकांत और आत्मानंद ने। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर शांति और सुख, जहाँ शांति होगी वहाँ सुख आएगा और जहाँ सुख होगी वहाँ शांति आएगा, तो दोनों को इकट्ठा ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है। और ये शहरी, क्योंकि लोग क्या करते हैं शहरों में कमाने के लिए भी सुख मिलेगा, हमें पैसा कमाने के लिए शांति के लिए जाते हैं। अब गांव के लोग क्या है, अमरकांत आत्मा गांव के लोग बड़ी आत्मा से अमरता यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो भी जैसा भी समझे। अमरकांत की दोनों ऐसे नाम इकट्ठे आ रहे हैं, अमरकांत और आत्मानंद। ये आप ग्रामीण से याद करेंगे, ग्रामीण अमरकांत आत्मानंदी दोनों ग्रामीण के हैं, शांति और सुखदा ये आपके शहरी से हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर बच्चों इसका उत्तर रहेगा कर्म भूमि। देखो भाई अगर हमें क्रांति लानी है तो किसी का नेतृत्व करना है, क्रांति बदलाव लाना है, तो हमें कर्म करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बगैर कर्म किए तो कुछ हमें हासिल होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे। चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध के सभी एक साथ उपस्थित हैं। भाई ऐसा उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री का है जिसमें वासुदेव भी है, महावीर स्वामी भी है, भगवान बुद्ध भी, सभी एक साथ उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों ये रहेंगे वैशाली की नगर वधु में। वैशाली के भगवान बुद्ध भी आए हैं, महावीर स्वामी भी आया है, वासुदेव आए हैं। और ये वैशाली की नगर वधु किसका है, चतुर्सेन शास्त्री का है। ये क्या है, ये भी हो सकता है ये भी कि उपन्यास है, नाटक, कहानी, क्या है, तो ये उपन्यास है, इसे आप याद रखेंगे। अब हम 43वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्राकृतिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण हुआ है। भाई जीवन और संस्कृति का काल्पनिक चित्रण वैम रक्षाम में ऐसा हुआ है कि जो प्रागैतिहासिक जो घटनाएं थी, जो जातियां थी, उनकी जीवन जो मतलब जो जातियां थी पहले की, जो उसमें संस्कृति और उनके जीवन में किस प्रकार से वो जीवन जीते थे, वैम रक्षाम में इनका वर्णन हुआ है। अब आप बाकी के उपन्यास से सारे धीरे धीरे आ जाएंगे, ये नहीं कि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि सबका नंबर आने वाला है। सिंह सेनापति राहुल सांस्कृत्यायन रहेंगे सिंह सेनापति के।
सोना और खून रहेगा चतुर्सेन शास्त्री का। कब तक पुकारूं रागे राघव का है। और पतन भगवती चरण वर्मा का। एक बार फिर से सुन लीजिए। सिंह सेनापति राहुल संस्कृतन, भाई सेना का सेनापति कौन है, राहुल है। तो एक बार संकृत्यान ये आप शुद्ध शुद्ध में एक बार पूछा गया था, इंटरव्यू में पूछ लिया गया था, आप इसे याद रखेंगे किस प्रकार से शुद्ध लिखा हुआ है। सोना और खून चतुर्सेन शास्त्री, कब तक पुकारूं रागे राघव, मैं राघव को कब तक पुकारूं, राघव को कब तक पुकारूं। ऐसे पतन भगवती चरण, देखो जब हमारा यानी आप हार जाते हैं कहीं तो हमारा पतन ही होता है ना, कोई किसी एग्जाम में हम फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पतन हो जाता है कि हम निराश होकर बैठ जाते हैं। तो वो हमारे पास दूसरा क्या रास्ता है, भगवती के चरणों में जाने का ही रास्ता बचा है हमारे पास। हम भगवती को, ये भगवती माँ हमारी नैया पार लगाओ, हमें क्वालिफाइड करवा। तो ये भगवती चरण वर्मा, इस प्रकार से आप इसे याद रख लेंगे। 45 का देखेंगे, कौन सा युग्म असंगत है। असंगत का मतलब गलत है, वह देखना है। तो बच्चों पतिता की साधना भगवती चरण, भगवती प्रसाद वाजपेयी पतिता की साधना। और ये कंकाल इसका गलत है, तो कंकाल का आप सभी जानते हैं ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है कंकाल, ठीक है। और संस्कार रहेंगे राजा राधा रमन सिंह। और शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अश्क रहेंगे। तो एक बार मैं थोड़ी सी ट्रिक जैसी बनती बता देती हूँ। पतिता की साधना, अब देखो पतिता की साधना, हमें अपने पतन की जो साधना करनी है तो भगवती के पास जाना पड़ेगा, भगवती का। अब यहाँ भगवती चरण भी आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमें भगवती का प्रसाद बांटना पड़ेगा, ठीक है। पतिता की साधना भगवती प्रसाद वाजपेयी। फिर कंकाल जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ये तो सबको याद है। संस्कार, अब संस्कार अच्छे हमें ज्ञान लेना है, संस्कार प्राप्त करना है, तो राजा राधिका रमन। तो आप यहाँ पढ़ेंगे राजा यानी राधिका का रमन करना पड़ेगा। रमन का मतलब होता है जाना, राधिका के पास जाना पड़ेगा, संस्कार लेने अच्छे से। शहर में घूमता है ना उपेंद्र नाथ अश्क, तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे। अप्सरा अलका प्रभावती, ये इनका 46वें का है। तो अप्सरा का बच्चों रहेगा 1931, ठीक है। अलका का 1936, प्रभावती भी नहीं, माफ़ कीजिए, अलका 1933 और प्रभावती 1936 और निरुपमा भी 1936। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 36, निरुपमा 36। तो इस प्रकार से इनका कालक्रम रहेगा। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण हुआ है। 3 वर्ष में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे 3 वर्ष, यानी देखो हम पढ़ते हैं किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो हमें 3 वर्ष पढ़ना पड़ता है। जैसे हमने ग्रेजुएशन किया तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल। तो इस प्रकार से आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। भगवती का प्रसाद बांटते हैं, उनके चरणों में जाते हैं। 3 वर्ष किसी तरह हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं तो वो आपका तरीका आप कैसे याद करेंगे। भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी 1961 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास। पहली बात तो ये है कि ये उपन्यास किसका है, भगवती चरण वर्मा का। आप भूले बिसरे चित्र से याद रखें। दूसरा बनेगा कि इसमें पुरस्कार कौन सा हो सकता है, ज्ञानपीठ, व्यास, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएं तो आप याद रखेंगे इसमें साहित्य अकादमी मिला है। फिर ये आपसे सन भी पूछ लिया जाता है, कोई सन दे कर 4 ऑप्शन अलग अलग सन हो गए तो आप याद रखेंगे 1961 में इसमें क्या है, साहित्य अकादमी दिया गया है। तो भगवती भय से भूले बिसरे चित्र भी याद कर सकते हैं। भय से भगवती, भय से भूले बिसरे चित्र। और ऐसे अकादमी यानी साहित्य अकादमी मिला है। और 1900 कब मिला है, 61 में मिला है, 1961 में। तो बच्चों प्रश्न में बहुत ज़्यादा लेके आई हूँ और कोई ना कोई प्रश्न तो जरूर आएगा, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए क्रमबद्ध करवा रही हूँ ताकि बच्चे, यानी कि मैम हमारा पाठ्यक्रम नहीं करवाया, हमने आदिकाल से शुरुआत कर रखी है। जो पहली बार आया है तो ध्यान देंगे। अब तक हम उपन्यास में आ गए। जिसने बाकी की वीडियो नहीं देखी क्रमबद्ध रूप से, और जिसने देख ली वो भी रिवीजन करेंगे तो उनको परीक्षा में काफ़ी फायदा मिलेगा। NCERT भी मैंने करवा रखी है। NCERT की वीडियो आप नहीं देख तो मैं मिल नहीं रही, तो भाई आप देखो
1 मिनट आपका लेना चाहूँगी। जिसको ये लग रहा है ना कि मुझे एनसीईआरटी की वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप सक्सेस इन हिंदी एकेडमी सर्च मार के, सक्सेस इन हिंदी एकेडमी, नाम मेरा है अंजना कुमारी, बाय अंजना मैम, सक्सेस इन हिंदी एकेडमी से सर्च मारोगे तो आपको प्रीवियस ईयर मारो तो ये प्रीवियस ईयर में आपके सामने आ जाएंगे, या एनसीईआरटी व्याकरण। तो बच्चों मैं नहीं चाहती कि मैं एक वीडियो को बार बार बनाऊँ, क्योंकि बच्चा जो मेरे शुरू से जुड़ा हुआ है ना, वो बच्चा फिर बोर हो जाएगा, उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी कि मैम वही वीडियो बार बार डाल रही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप सक्सेस इन हिंदी एकेडमी सर्च करके उसी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। भगवती चरण वर्मा में अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के एनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ था के आधार पर मौलिक ढंग से की गई है? प्रश्न समझेंगे। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के एनातोला के प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी फ्रांस का ग्रंथ है ये एनातोले, ये लेखक का नाम है, और इस था के आधार पर मौलिक ढंग से तो चित्रलेखा। भगवती के सभी चित्र बनाते हैं। आप जाते हो, जैसे आप कहीं मंदिर में गए हो, कहीं भी, तो भगवती के आप चित्र यानी फोटो देखते हो, तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास रहेगा क्या? चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा। क्या है? उपन्यास है। किसके आधार पर लिखा गया? थाया के आधार पर। थाया के लेखक कौन है? एनातोला के प्रसिद्ध, एनातोला के यानी फ्रांस के ये एनातोले। तो इस प्रकार से घुमा फिरा कर, पता नहीं प्रश्न कैसे बन सकता है, आप हर प्रकार से तैयार रहिए। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। पाप और पुण्य को, भाई पाप और पुण्य को करने वाला है चित्रलेखा। अब चित्र किसका था? भगवती का था, भगवती चरण वर्मा का। तो ये आप याद रखेंगे, जो भगवती हमारी माता है वो पाप और पुण्य का इंसाफ करती है। जैसे पापा हम जाते हैं, भगवती हमसे कोई भूल हो जाती है तो माफ़ी मांगते हैं, या फिर कहीं जाते हैं तो गरीबों को कुछ दान देकर हम पुण्य भी कमाने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास। व्यक्तिगत यानी एक तरह से देखा जाए तो इनके आत्मकथात्मक रूप से ये उपन्यास यानी अपने उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो धूपल आप याद रखेंगे। जैसे क्या है, हमारी जो ज़िंदगी की जो अतीत की जो घटनाएं होती है वो धुंधली याद रहती है, तो इसे धूपल याद करेंगे, धुंधली से धूपल याद कर लेंगे। क्योंकि अब देखो हमारे बचपन की बातें हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम सारी भूल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम सारी याद रखते हैं, कुछ यादें हमारी धुंधली सी रहती हैं, तो धूपल याद कर लेंगे। एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास। एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास आखिरी दाव। भाई देखो, जब हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं, चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो, पढ़ाई का हो, सक्सेस का हो, तो उसमें क्या है कि एक बार हम सोचते हैं चलो आखिरी दाव लगा कर दे, क्या पता हमें जीत मिल जाए। तो इसी प्रकार से आप इसे याद करेंगे। जुआरी का जो असफल प्रेम है वो आखिरी दाव के कथानक पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखेंगे। तो प्रथम है बच्चों पतन, और अंतिम कौन सा है? चाणक्य। अगर आपसे पूछे, ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आप याद रखेंगे पतन। तो देखो, हम पहली बार पतन होने पर, हार मानने पर, हार का मतलब होता है पर्यायवाची पतन, तो हम पहली बार हार मानते हैं तो भगवती के चरणों में जाते हैं। और जब हमें ऐसे हम पतन होने पर जो भगवती क्या करती है, हमें जीत दिला देती है। तो मैं एक तरह से चाणक्य, जैसे चंद्रगुप्त का जो था सेनापति, उसे चाणक्य वो बड़ा क्या था भाई, सूरवीर था, बुद्धिमानी था, जो चंद्रगुप्त उसी से सलाह लेते थे अभी अपने जो रणनीति थी युद्ध की। और भी तो चाणक्य, यानी हम चतुर बन जाते हैं, क्योंकि भगवती का हमें साथ मिल गया। तो अंतिम रहेगा चाणक्य। अगर अंतिम आ जाए तो चाणक्य करोगे, और प्रथम आ जाए तो पतन करोगे। तो पैसे प्रथम, पैसे पतन, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास में गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण है। भाई गांधीवादी विचारधारा भी है, आतंकवाद भी है, साम्यवाद भी है, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। देखो नाम से ही प्रतीत हो, टेढ़े मेढ़े क्या है, कभी वो टेढ़ा चलता है, कभी टेढ़ा चलता है, कभी मेढ़ा चलता है। मैंने टेढ़े मेढ़े जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे हरियाणा में हमारे यहाँ टेढ़े मेढ़े ऐसे बोलते हैं, टेढ़े मेढ़े। तो उसी प्रकार से कभी वो गांधीवादी विचारधारा को अपना रहा है,
भाई सत्य अहिंसा का, आतंकवाद का भी क्या, आतंकवाद का भी, लड़ाई झगड़े का भी सहारा ले रहा है। तो ये साम्यवाद तीनों को इकट्ठा किया गया है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते है इस प्रकार। देखो बच्चों, हर इतने उपन्यास, नाटक, इतनी विधाएं कितना हम अपने दिमाग में स्टोर करेंगे, भूल जाते हैं, सभी भूलते हैं, मैं भी भूलती हूँ, आप भी भूलते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी मैं नहीं भूलती, मैं याद कर लेती हूँ। तो पता है मैं क्या करती हूँ, कहीं ना कहीं उसे का लॉजिक होता है कि हम किसी चीज़ को कनेक्ट करके, एक जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़कर पढ़ेंगे तो हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। रटो मत, उसको जोड़ो, कनेक्ट करो, ठीक है। और जब तुम उसको जोड़ोगे ना तो परीक्षा में बैठोगे तो तुम्हें वो ट्रिक अवश्य याद आएगी, ठीक है। और मैं भी तुम्हें याद आऊँगी कि मैम ने इस प्रकार से बताया था, ईएनएमआई से आएगा जरूर। तो मैं कोशिश करूँगी, एक वीडियो ये बनेगी, उपन्यास की एक और बनेगी। अब मैं फटाफट करवा रही हूँ। इसके साथ ही एनसीईआरटी की वीडियो भी देख सकते हैं। ये मत कहना कि मैम आपने एनसीईआरटी नहीं करवाया था, तो क्योंकि मैंने करवा रखा कुछ है, 2-3 वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगी, 2-3 वीडियो और लेकर आऊँगी आपके लिए, महामैराथन क्लास जिसको आप कहेंगे, और आदिकाल के, हालांकि मैंने करवा रखा है, लेकिन जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार महामैराथन कम से कम 1.5-2 घंटे की जोड़ के पूरा करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी आपकी क्लास क्रमबद्ध रूप से रहे। पांडे बेचन शर्मा उग्र किस उपन्यास को आलोचकों ने फेटेंसी कहा है? तो बच्चों घंटा को कहा है। यहाँ थोड़ा मैं इरेजर से साफ करी थी तो ये हो गया था, घंटा ये है। तो बेचैन का है, जैसे हम ऐसे ट्रिक याद करो, जैसे हम क्या है कि हमें कोई बोल गया भी हमें 1 घंटे में आया और वो 2 लगा दे तो हम बड़े बेचैन हो जाते भी वो आया नहीं आया वो। और उग्र, पांडे बेचैन, और उग्र क्या है, हमारा स्वभाव भी गुस्से में हो जाता भी मेरे को यहाँ बैठा दिया, आप आए नहीं। तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र किस उपन्यास को आलोचकों ने फेटेंसी कहा है? तो घंटा को कहा है, ठीक है। पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास, बताने की आवश्यकता नहीं, बार बार बोल चुकी हूँ। वो जो प्रथम आता है उसे तो बगैर के याद कर लिया करो। चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों, अब देखो हसीनों को क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, चंद हसीनों के खतूत। और चंद कोयले, सभी को तो लिखे नहीं, चंद को लिखेंगे भी थोड़ी बहुत, अब सबको लिखने बैठोगे तो मार खा जाओगे। तो पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, ठीक है। अब इस प्रकार से मुझे नहीं लगता को भी आपको हंसी मजाक में इस तरह से भाई कोई अन्यथा ना लेना। मेरा मकसद सिर्फ आपके दिमाग में ये प्रश्न घुसाना है, किसी तरह से आपका नंबर पक्का हो जाए। उग्र वह उपन्यास जिसमें जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया गया, नहीं जाति बंधन निरर्थक है, मतलब कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कौन सा उपन्यास है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। तो ये चंद हसीनों के खतूत। अभी देखो, अब कोई चंद हसीनों से कोई मेल मिलाप करता तो वो जाति के बंधन को नहीं मानते कि किस जाति की है या मैं किस जाति का हूँ, उनके लिए ये क्या निरर्थक बातें, कोई अर्थ नहीं होता इन बातों का, ठीक है। चंद हसीनों के खतूत क्या है? वैश्य जीवन की समस्याएं, कामनियों की, प्रणयकर्ताओं संबंधित सांप्रदायिक सद्भाव से। सही बात है भाई, सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है आपस में मेल मिलाप से रहना, किसी धर्म को न मानना, सब धर्मों को एक समान देखना, ठीक है, सभी जातियों को एक समान देखना, ये मतलब होता है इसका। प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास है, प्रसाद जी का बच्चों प्रथम उपन्यास है, कौन सा है? ये रहेगा आपका कंकाल, ठीक है। और ये आप बताओगे कि प्रसाद जी का इनमें से कौन सा उपन्यास अधूरा है। ये आपके लिए मैं हर दिन 2 प्रश्न पूछती हूँ। तो पहला प्रश्न आपका ये रहे, ये आएगा भाई। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है इरावती, अपूर्ण है। प्रथम कंकाल है, ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद का प्रथम बच्चों कंकाल है, अपूर्ण क्या है? इरावती है, ठीक है। और अब मैं बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार प्रथम अपूर्ण आ रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा मिलेगा इनसे। किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्यापक पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण किया गया है? भाई कंकाल है, उसमें क्या है? धार्मिकता है, नैतिकता, ये सब क्या है? बकवास है। मतलब कहने का मतलब ये पाखंड है, इनको हमें नहीं अपनाएंगे। ये यथार्थ, यानी इनमें जो लोग जूझ रहे हैं इन चीज़ों से, आजकल भी हो रहा है कंकाल। जैसे हमारे यहाँ अभी मेवात में थोड़े दिन पहले कांड ऐसा हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह से होते रहते हैं हमारे भारत में, तो खासकर ये हो रहा है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए यशपाल को साहित्य अकादमी 1976 में सम्मानित किया गया है? भाई जो यशपाल का है, ऐसा
कौन सा उपन्यास है जिसे साहित्य अकादमी मिला 1976 में? तेरी मेरी उसकी बात। भाई तेरी बात है और मेरी बात है, ठीक है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया उनको, किसको? यशपाल को, और यश भी प्राप्त हो गया। तेरी मेरी उसकी बात करने से उनको यश भी मिल गया और उन्हें अकादमी पुरस्कार भी, साहित्य अकादमी भी मिल गया। सन याद रखेंगे 1976। देखो बच्चों, मैं करवा रही हूँ क्योंकि बीच बीच में सन के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ध्यान देखें। अगर जो बच्चा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो उनको इतने सन रटने की आवश्यकता नहीं है। वो मुख्य जैसे प्रेमचंद का है, जयशंकर प्रसाद, कुछ 2-4 सन आ सकते हैं। तो जिनको वो डरने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने सन तैयार नहीं किया, आप डरे नहीं, अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें। हाँ, लेकिन जो बच्चा नेट वाला देख रहा है तो वो अवश्य है, क्योंकि नेट में बहुत सन पूछे जाते हैं। जिनको सन अच्छी प्रकार से याद होता है उसको ही नेट निकलता है। यशपाल के किस उपन्यास में भारत पाक विभाजन की भूमिका का और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है? तो बच्चों इसका रहा है झूठा सच। भारत पाक विभाजन यशपाल का है। झूठा सच कौन से? भारत पाक विभाजन पर जो रचनाएं लिखी हैं वो बार बार पूछी जाती हैं, उसे आप याद रखेंगे। भारत पाक विभाजन पर है, झूठा सच यशपाल का है। यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा खुलकर विरोध हुआ है? तेरी मेरी उसकी बात का गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है। अब हमारे गांधी जी, ऐसे ट्रिक बता रही हूँ, हमारे गांधी जी ठहरे पुराने विचारधाराओं के, और तेरी मेरी उसकी बात करने वाले तो भाई गांधीवादी पुराने विचार परंपराओं को नहीं मानते, वो तो मॉडर्न बने रहते हैं, आधुनिक युग के बने रहते हैं, ठीक है। तो मैं 2 दिन में वीडियो नहीं लेके आई, इसके लिए आपको बड़ी बड़ी और ये देखो महामैराथन क्लास मिल रही है आपको। अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहें। ये देशद्रोही, दिव्या, अमिता, ये इनके क्रमबद्ध रहेंगे, ठीक है। देशद्रोही, दिव्या, अमिता, झूठा सच। तो बच्चों इनका रहेगा ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। 66 का देख लीजिए आप। 66 का रहेगा आपका लोक परलोक उदय शंकर भट्ट, लोक परलोक उदय शंकर भट्ट। अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त और प्रभावती निराला, ठीक है। हार सुमित्रानंदन पंत। अब एक बार फिर से सुन लीजिए। लोक परलोक, भी लोक परलोक में कौन रहता है? उदय शंकर रहते हैं लोक परलोक में, ठीक है। परलोक में लोक जो स्वर्ग है, लोक परलोक में शंकर रहते हैं। अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त। हमारी जो अंतिम इच्छा होती है, हम सियाराम के चरणों में जाकर, सिया का आप सभी जान सीता से लिया गया है, हालांकि ये लेखक का नाम है, लेकिन आपको ट्रिक याद करनी है। सियाराम शरण गुप्त की शरण में जाके, सिया और राम की शरण में जाकर हमारे अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है। अंतिम आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। प्रभावती, अब प्रभाव कौन छोड़ते हैं? जो निराले होते हैं, जो इस युग के निराले व्यक्ति होते हैं वही प्रभाव छोड़ते हैं। तो निराला, प्रभावती, निराला। हार क्या? सुमित्रा नंदन पंत। अब जो नंदन का मतलब होता है बेटा, जो सुमित्रा का नंदन है वो हार गया, सुमित्रा का नंदन है वो हार गया। इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे। मैं कोशिश करती हूँ, अब मेरी कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको याद करवाने की कोशिश। देखो बच्चों, हर एक वीडियो बनाता है, आप देखते भी हो, इसका ये उत्तर है, इसका आपके पास बहुत किताबें रखी हैं, ठीक है। और मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ी बड़ी किताबें रखी होंगी आपके पास, ठीक है। लेकिन क्या है, उसे किस प्रकार से पढ़ें, आप में दिमाग में स्थायी रूप से कैसे बना रहे, ये शिक्षक का मकसद नहीं होता, फिर पढ़ाई करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। और 1 मिनट ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ बच्चे मैं महत्वपूर्ण करवा दूँ। देखो बच्चों, अब आप एचटेट या सीटेट नहीं दे रहे कि 60% एमपीटेट जो भी है 60% नंबर लाए, 90 नंबर से ले भाई, हो गया आपके पास एक डिग्री, एक कागज़ और बढ़ गया। अब आपको सरकार सैलरी दे रही है, ठीक है, आपको 70-80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, 70 प्लस ही मिलेंगे आपको। खुश हो जाओ सुन के, 70-80 हज़ार सैलरी दे रही है। तो वहाँ आपको मुश्किल प्रश्न भी याद करने पड़ेंगे। तो मैं जो भी बच्चा आज से अगर किसी ने नहीं देखा, इस बात की गांठ बांध लेना, सबसे पहला हथियार आपके पाठ्यक्रम का। अगर आपने पाठ्यक्रम का नहीं पता कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या आने वाला है, तो आप 50% तो ये कटु सकते हैं, दिल पे मत लेना। देख लेना कि आपको ये नहीं पता कि हमारी परीक्षा में क्या आना, तो आप अंधेरे में तैयारी कर रहे हैं, आप आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम की फ़ोटोकॉपी लें या उसे अपनी कॉपी में उतारें, लिखें, जो भी आप करें। मैं काम की बात बता रही हूँ, कभी आप किसी को बुरा लगे तो, लेकिन सुनने की ज़रूरी बात है। पाठ्यक्रम को टेबल पर रखें और मेरा इतना सिलेबस हो चुका है, इतना बाकी है, इतने दिन में मैं ये करूँगा, इतने दिन में ये करूँगी, जो भी।
तो मैं पाठ्यक्रम के हिसाब से करवा रही। अब जिसको कुछ बच्चे और ऐसे शिक्षक तो जो छावाद से आगे बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है अच्छा बच्चे बड़े खुश होते रहते हैं। वो पता है क्या करते हैं बच्चे, ओहो ये मेरी तो बड़ी अच्छी तैयारी, मैं इतने में से इतने वही प्रश्न बार बार 200-300 आगे वो वीडियो में बढ़ते ही नहीं है, 200-300 करवा के बड़े खुश होते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जो बच्चा मेरे से एक बार शुरू से जुड़ा उसका सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने पाठ्यक्रम के हिसाब से वो कोई कुछ तो व्यूज के लिए कर रहे हैं भैया, खुश हो रहे बच्चे, हजारों लाखों देख रहे। मेरा चाहे मेरा एक भी हुआ है, लेकिन वो बच्चा वही देखेगा शुरू से अंतिम तक जिसको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो मैं और ज़्यादा क्या समझाऊँ, समझदार हो आप। अपना पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप से करें, कुछ मत छोड़े, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। लेकिन पाठ्यक्रम को मद्देनज़र देखते हुए अपनी तैयारी करिए। जिसको ये नहीं पता कि आएगा क्या, तो फिर आप एक आज से और अभी से अपने पाठ्यक्रम की फ़ोटोकॉपी उतारें और अपने टेबल पर रखें। शूद्रक के मर्चिकटम कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास है पुनर्वा है। शूद्रक के मर्चिकटम कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा उपन्यास पुनर्वा है। इलाचंद्र जोशी का सही अनुक्रम लगाना है उपन्यास का, तो ये ही आएगा लज्जा 1929 वाले इकट्ठे कर लेना। सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, मुक्तिपथ 1948। ठीक है, तो फिर से सुनेंगे। लज्जा 1929, सन्यासी 40, पर्दे की रानी 42, मुक्तिपथ 48। ठीक है। जैनेन्द्र के साहित्य अकादमी उपन्यास 1960 के पुरस्कृत गया उपन्यास है भाई। साहित्य अकादमी किस में मिला है? मुक्ति बोध में मिला है भाई जैनेन्द्र को। अभी जीना, अभी देखो जो लोग जीते हैं भाई इस संसार में, वो मुक्ति पाने के लिए भी, मुक्ति किसी तरह में मुक्ति मिल जाए, बस इस चक्कर से में छुटकारा मिले, तो वो वही मुक्ति का जो लिखेगा, तो जाहिर सी बात है इतनी जो जिसके अंदर ज्ञान होगा, मुक्ति का मार्ग लिखेगा, मुक्ति का जो बोध लिखेगा, बोध का मतलब होता है समझना, तो उसे अकादमी पुरस्कार तो मिलना ही 1966 में। अब 66 साल की उम्र हमारी मुक्ति प्राप्त करने की हो जाती है। तो जैनेन्द्र का रहेगा मुक्ति बोध, साहित्य अकादमी 1966 में मिला है, ये आप याद रखेंगे। आगे के किस उपन्यास को रोमारोला के जाकिस्तान का प्रभाव है? तो बच्चों याद रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर यहाँ नहीं है, देखेंगे यहाँ आगे मिलेगा शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ये आप याद रखेंगे। आगे के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह, प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग हुआ एक साथ? नदी के द्वीप में। आगे के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतन प्रवाह और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ हुआ है? तो ये नदी के द्वीप में हुआ है। पहली बात तो नदी का द्वीप उपन्यास है किसका है? आगे का है। याद रखें भाई, जब नदी, मान लीजिए ये हमारी नदी है, ठीक है, और यहाँ ये द्वीप बना है, ये द्वीप बना है, ये द्वीप है, तो भाई नदी के द्वीप किस में गिनने की ताकत नहीं, कोई नहीं गिन सकता। आगे मतलब हम उसके आगे का मतलब होता है जिसकी हमें जानकारी नहीं, जिसके आगे का मतलब होता है जिसकी हमें जानकारी होती है, और आगे का मतलब जिससे कि हमें जानकारी नहीं है। तो नदी के द्वीप कौन गिनेगा? किसी को जानकारी नहीं है, तो नदी के द्वीप क्या है? आगे है। आगे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मनस्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ? रेखा और भुवन इस उपन्यास के पात्र हैं। तो किस में मनस्थिति मन जो उनकी मन की भावना है उसमें चित्रण हुआ? नदी के द्वीप में हुआ है, रेखा और भुवन के नदी के द्वीप में। ठीक है। किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन उनकी नीति का चित्रण हुआ है? मृत्यु से साक्षात्कार का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नीति का चित्रण, अपने अपने अजनबी। अब मृत्यु आएगी तो हम अजनबी रहेंगे भाई, किसको पता कब आएगी? अपने अपने अजनबी मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। किस उपन्यास में का एक जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है भाई? इसमें अज्ञे आएगा भाई, अज्ञे का एक कट गया है, अज्ञे का। किस उपन्यास में अज्ञे का व्यक्तिगत जीवन दर्शन में? नदी के द्वीप। व्यक्तिगत का मतलब उसकी निजी जिंदगी है, जो उसकी पर्सनल लाइफ जिसको आप बोलते हो, तो उसमें किस उपन्यास में हुआ है? तो नदी के द्वीप में हुआ है। कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उनमें घटनाएं हैं। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुआ है? 1967 अमृत और विष। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ऐसे अमृतलाल ऐसे अमृत, भाई जहाँ जुड़ता है वहाँ तो जोड़ें, वहाँ तो फ़ायदा उठाएं, हर जगह तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। अमृतलाल ऐसे अमृत और विष रहेंगे 1967 में। और इसमें क्या है? साहित्य अकादमी। देखो बच्चों, जिन रचनाओं पर पुरस्कार मिले हैं, चाहे अकादमी हो, ज्ञानपीठ, व्यास, वो रचनाएं बिल्कुल ना छोड़े, उसे ध्यान से याद रखें।
अमृतलाल नागर के इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के ऊपर में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है। बूंद और समुद्र में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण, और ये क्या है, अमृतलाल। अब देखो, जब समुद्र अमृत कहाँ होता है, समुद्र की जहाँ गहराई होती है वहीं अमृत होगा भाई। ये तो नहीं कि आपके किसी तालाब में अमृत मिल जाएगा। बूंद और समुद्र, ठीक है, जैसे देवताओं ने भी समुद्र का मंथन किया था अमृत प्राप्त करने के लिए, जिस तरह से याद हो उस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, तो यहाँ प्रश्न आपके एक नहीं बल्कि 3 तैयार हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं आप ध्यान देंगे। अमृतलाल, उत्तर बता देती हूँ, अमृतलाल नागर नहीं है। बहुत बार परीक्षा में आया है, टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन से, तो 3 है बच्चों, ठीक है। इलाचंद्र जोशी है, जैनेन्द्र है, डॉक्टर देवराज है। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज है, ठीक है। ये क्या है, मनोविश्लेषण। अब किसी के मन में बच्चे का ये सवाल होगा कि मनोविश्लेषण है होता क्या है। जैसे मन के जो हमारे भाव होते हैं, हम सुख महसूस करते हैं, दुख, किसी चीज़ को गहराई से अध्ययन करना, गहराई से महसूस करना, उस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं, यानी किसी चीज़ को गहराई से सोचते हैं। तो ये इलाचंद्र जोशी है, जैनेन्द्र है और डॉक्टर देवराज है, जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। इन्हें आप जरूर याद करेंगे। टीजीटी पीजीटी में भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो यहाँ प्रश्न नंबर कौन सा था हमारा, 77। अब हम 78वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तुलसी के जीवन को केंद्र मानकर लिखा गया उपन्यास। तो बच्चों, तुलसी के, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में। तुलसी के जीवन को केंद्र में मानकर मानस का हंस। अब यहाँ एक प्रश्न और क्लियर करेंगे। तुलसी के जीवन को तो मानस का हंस माना है, तो तुलसी के जीवन को केंद्र मानकर, ये तुलसीदास जी की मैं बात कर रही हूँ, उनको केंद्र मानकर लिखा गया मानस का। अब आ जाए कि सूरदास के जीवन को केंद्र में, तो बच्चों खंजन नैन जो है सूरदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है, खंजन नैन। और मानस का हंस ये अमृतलाल नागर ने लिखा है। वैसे ये अमृतलाल का है, लेकिन ये तुलसी के जीवन को केंद्र माना गया है मानस का हंस में, और खंजन नैन में सूरदास का रहेगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अवध की नवाबी का आश्रम के जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ। अवध की नवाबी का आश्रम जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है, तो बच्चों अवध शतरंज के मोहरे, अवध के नवाबी के आश्रम की, आश्रम मतलब पतन की ओर। जैसे अवध का नवाब, पहले देखो यहाँ बिल्कुल आसान है याद करना। अब कोई नवाब, अवध का नवाब है, नवाब मतलब राजा, सभी आप जानते हैं, अवध का राजा है भाई, उनका पतन हो गया। आश्रम की मतलब पतन से मतलब कि उन्नति से पतन की ओर, ऊपर माले उनकी बहुत पद प्रतिष्ठा थी, लेकिन एकदम से उनका पतन हो गया, मतलब हार गए, ये उनके जीवन स्तर गिर गया। तो इस प्रकार से शतरंज के मोहरे। अब जो शतरंज खेलेगा अब वो तो ना राजकाज की तरफ ध्यान दे पाएगा, ना प्रजा की तरफ ध्यान दे पाएगा, तो उसका तो पतन निश्चित है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न याद करना बिल्कुल आसान है कि जो नवाब थे, राजा थे, उनका पतन, उनका हार्स किससे होता था, शतरंज के मोहरे, वो शतरंज खेलते थे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आप आसान है, बिल्कुल ट्रिक से याद कर लेंगे। अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास। जीवनी परक, जीवनी मतलब, जीवनी का मतलब होता है किसी दूसरे महापुरुष के बारे में लिखता है लेखक, ठीक है। अपने बारे में लिखेगा तो आत्मकथा कहते हैं, दूसरे के बारे में जीवनी। तो अमृतलाल नागर भाई सूरदास के बारे में लिख रहे थे, तो ये खंजन नैन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बाद आपको बताया था कि खंजन नैन था सूरदास के जीवन के पर, किसने लिखा था, अमृतलाल ने। अब मानस का अंश कौन थे, मानस के अंश में लिखा था, ये भी अमृतलाल नागर का ही है, और ये लिखा था तुलसीदास की, ठीक है। देखो बच्चों, फिर आ गया वही मनोविश्लेषण उपन्यास करे डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, ये आप याद करेंगे। डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े आनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है। अजय की डायरी में। देखो भाई, हम अपने जीवन की जो भी प्यार भरी बातें, जो भी हमारे, यानी कि मैं अन्यथा ले आप, मतलब हर तरह से जो हमारे जीवन के कुछ यादगार पल होते हैं, तो हम क्या अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, करते हैं ना नोट भी, हम यादों के लिए। मैं तो करती हूँ, आप पता नहीं आप करते हो या नहीं करते, कुछ कर दो करते होंगे, सभी तो नहीं करते लेकिन करते हैं। डॉक्टर देवराज किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़ी हुई आनुषंगिक उपन्यासों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक, सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विवेचन तो अजय की डायरी में हुआ है। श्रीलाल शुक्ल का साहित्य अकादमी
1972 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी क्या किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। इसमें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है राग दरबारी में, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, ये पूछ लिया। देखो बार बार नहीं बोलूँगी, जहाँ पुरस्कार मिले उसे आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान वहाँ मिला था? क्या? राग दरबार में इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, अब मिला है व्यास सम्मान। तो व्यास विश्राम पुरुष के संत में इन्हें व्यास पुरस्कार मिला। देखो वैसे व्यास वैसे विश्राम, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। जहाँ मिल रहा मौका वहाँ मौके का फायदा उठाएं। वैसे व्यास वैसे विश्राम। ठीक है, एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास। तो ये पथबंधु था, यह पथबंधु था। ये भी यहाँ भी बहुत अच्छी ट्रिक लग रही है। क्या लग रही है? आप ऐसे याद करेंगे। देखो अध्यापक, स्वाभिमानी का मतलब होता है, सभी जानते हैं, अपने आप के अपने गुणों पर, अपने नियमों पर अडिग रहना चाहिए। कितनी बुरी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने नियमों से बिल्कुल नहीं अडिग, मतलब बिल्कुल नहीं टलना। ठीक है, अपने सच्चाई के रास्ते पर चलना, समाज को नया रास्ता दिखाना। तो जीवन भाई ऐसा जो व्यक्ति होगा तो उसके जीवन में संघर्ष होगा, जाहिर सी बात है। अब अध्यापक है तो उसको तो होना ही होना है, क्योंकि वो एक गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। ये बताने की आपको आवश्यकता है, जानते हो। ये पथबंधु ये नहीं पथ पर चलने वाला बंधु, तो उन्होंने संघर्ष किया है ये पथबंधु में। ठीक है, हिंदी में आंचलिक शब्द का शब्द प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में हुआ है? तो मैला आंचल में हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उसे आप याद करेंगे। और ये पहला आंचलिक उपन्यास भी है मैला आंचल, और इसका सन कई बार पूछा गया है, 1954। बच्चों इसका सन आप याद रखेंगे। ठीक है, और फणीश्वर नाथ रेणु का औरंगना में जन्म हुआ था, जो पुणे बिहार के में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका जीवन परिचय सब कुछ याद रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछ लिया गया। ये देखो फिर आ गया है प्रथम आंचलिक मैला आंचल, 1954 में बता चुकी हूँ, तो आप ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। किस आलोचक ने मैला आंचल को सत्यनाथ बहादुरी कृत डोडामर्चन मानस की कार्बन कॉपी कहा है? तो बच्चों ये रहेंगे मधुकर पांडे, एक मिनट का निशान, मधुकर, ये रहेंगे आपके मधुकर गंगाधर। ठीक है, किस आलोचक ने मैला आंचल को सत्यनाथ बहादुरी कृत डोडामर्चन मानस की कार्बन कॉपी कहा है? मतलब आलोचक मधु गंगाधर कह रहे हैं कि जो सत्यनाथ ने जो लिखा है ना उपन्यास, टोडामचरित उपन्यास सत्यनाथ बहादुरी का है, टोडामचरित मानस। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मधुकर गंगाधर ने कहा है कि बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रित हुआ है? तो देखो मैंने अभी भी बताया था कि इनका बिहार के पूर्णिया जिले में जन्म हुआ, किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। तो वो उन्होंने जुलूस में जो अपने गांव की जो घटनाएं हुई हैं उनका, उसमें जो हिंदू शरण यानी पाकिस्तान, उस समय क्या हो रहा था, पाकिस्तान के हिंदू इधर आ रहे थे, हमारे जो मुस्लिम थे हमारे देश के उधर पाकिस्तान में जा रहे थे, तो इधर ऐसा आना जाना था। तो एक तरह से जुलूस निकला हुआ था, तो जुलूस निकला, तो उसमें क्या है बड़ी दयनीय दशा थी, उनका वर्णन किया गया है। राय मासूम रजा किस उपन्यास में गाजीपुरम जिले के कंगोली गांव के सिया मुसलमानों का जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो भाई ये आधा गांव में हुआ है, तो भाई ये सिया मुसलमानों का चित्रण हुआ है। इसमें राय मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। ठीक है, मुंबई के निकटवर्ती गांव में वर्षों के मछुआरे के सामाजिक जीवन के चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? देखो भाई मुंबई के, तो यहाँ आ गया है मुंबई का आया सागर लहरें और मनुष्य। ठीक है, सागर लहरें और मनुष्य, तो सागर जो मुंबई में है, जो हमारे सागर लहरें और मनुष्य। ठीक है रहेगा, तो 92 का रहेगा आपका, ये रहेगा भाई मैला आंचल भी आएगा। मैला आंचल 1954 बता चुकी हूँ, 1954। ठीक है, और इस प्रकार इनका जंगल शुरू होता है ये 2000। ठीक है, 2000 फिर सही अनुक्रम लगाना आ गया है, तो ये आपका बलचमा रहेगा 1952, और लास्ट का रहेगा आपका 1967। ठीक है,
नागार्जुन का वह उपन्यास जो मेलाचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था, इसमें आंचलिकता की कमी नहीं, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। अब मैं बताना भूल गई, लेकिन अब मुझे याद आ गया कि एक कई बच्चों हो सकता है जो पहली बार थे भी आंचलिक होता क्या चीज़ होती है। देखो बच्चों, ये क्षेत्र विशेष होता है। आंचलिक का मतलब जैसे हम गांव में रहते तो गांव का क्षेत्र, गांव की जो जिस क्षेत्र विशेष की जो घटनाएं होती हैं अच्छी बुरी, उसमें लोग किस प्रकार जीवन यापन करते हैं, तो एक ज़मीन से जुड़ी जो घटनाएं लिखी जाती है जो वास्तविकता पर आधारित होती हैं, वो उसको हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। ठीक है, समझ गए हो गया। तो इसमें नागार्जुन का वो उपन्यास है, लेकिन उन्होंने मेलाचल से पूर्व का है, लेकिन उसे नहीं माना गया। तो इसमें है बलचन्मा। ठीक है, ये किसका है? नागार्जुन का। ये भी आंचलिक है, लेकिन इसे आंचलिक पहला नहीं माना गया। वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ उपन्यास के अंग बन गए। भाई एक निजी जीवन का उन्होंने वर्णन किया है नागार्जुन जी ने, लेकिन क्या है उसे उपन्यास मान लिया गया। उन्होंने अपने निजी जीवन का वर्णन किया है, लेकिन बाद में उसे उपन्यास मान लिया गया। तो ये रतिनाथ की चाची में। ठीक है, रागे राघव का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया, उसकी कथा टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है। तो बच्चों इसका रहेगा आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते। देखो नाम से टेढ़े मेढ़े रास्ते और सीधा साधा रास्ता। ठीक है, किसका है? रागे राघव का। ठीक है, रागे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का, भाई हर्षवर्धन और राजश्री की घटनाओं का चित्रण है, तो चीवर में किया गया है। कॉलेज की जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास है। कॉलेज की तो ये घरौंदे हैं, जो कॉलेज की जीवन की समस्याओं को चित्रण किया गया है। रागे रागे किस उपन्यास में अकाल से त्रस्त एवं छूदा पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ ही पूंजीपति कुर्ता, भाई जो गरीब आदमी उसकी तो करुण दशा है, गरीब है, लेकिन जो पूंजीपति हो उस पर कुर्ता कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो ये ऐसा कौन सा उपन्यास है? तो बच्चों इसमें विषाद मठ, विषाद का मतलब ही दुख होता है। ठीक है, विषाद का मतलब होता है दुख, कष्ट। निम्नलिखित उपन्यास में मोहनजोदड़ो के वैभव, संस्कृति और विनाश की कहानी लिखी गई है। भाई इसमें लिखी गई मुर्दों का टीला। तो भाई देखो मोहनजोदड़ो में क्या था? मरे हुए का ये कंकाल वगैरह मिले हैं, तो ये मुर्दों का टीला। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, इतना रटो मत को अपना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे